जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मई जून 19 वेरिएंट 42। मई जून 19 वेरिएंट 42 निकाल लें बेटा पेपर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जी, 2 point masses are separated by a distance x in vacuum. State an expression for the force between two masses m and m. State the name. हाँ जी, फोर्स बतानी है। तो क्या होती है फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, और डिस्टेंस उसमें कितना है? एक्स, एक्स स्क्वेयर, माइनस जी एम एम ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। ओके जी। A small sphere S is attached to one end of rod, okay, as shown. एक रॉड है, उसके साथ एक स्फीयर है और ये थ्रेड है और ये डिस्टेंस 8 है। The rod hangs from a vertical thread and is horizontal. The distance from the center of sphere S to the thread is 8 centimeter. Okay. A large sphere L is placed near to the sphere S as shown. अब इसके करीब एक लार्ज स्फीयर दिया है ऊपर, नियर टू द साइड पे लेके। अच्छा, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखा हुआ आपने। पहले यहाँ पे था, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू, व्यू फ्रॉम अबव, टॉप व्यू पहले यहाँ पे था, अब ये इतना एंगल आगे चला गया। अ लार्ज स्फीयर एस इज प्लेस्ड, एल इज प्लेस्ड नियर टू द स्फीयर एस, इसके करीब स्फीयर लेके आए, मतलब यूँ था ना रॉड, आप साइड पे लेके आए स्फीयर, तो इसके करीब हो गया है। ये टॉप व्यू है, टॉप से देख रहे हैं आप, साइड से नहीं देख रहे। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पहले यूँ हैंग हुआ था स्फीयर, यहाँ है, आप इसके करीब एक और स्फीयर यूँ लेके आए, तो ये इधर को मुड़ गया है, ये ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा भी, एंगल कितना मेरा ये नहीं पता हमें, 1.2 मिलीमीटर ये डिस्टेंस कवर किया है और ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्या कह रहा है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एस एंड एल कॉजिंग स्फीयर एस टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस 1.2 मिलीमीटर। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एस एंड एल इज नॉर्मल टू द थ्रेड। ओके, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एस एंड एल इज नॉर्मल टू द थ्रेड। शो दैट द एंगल इज दिस मच। हाँ जी, एंगल इन रेडियन क्या होता है? एंगल इन रेडियन क्या होता है? आर्क लेंथ ओवर रेडियस। आर्क लेंथ कितना है? 1.2 मिलीमीटर, और रेडियस कितना है? 8 है मेरे ख्याल से, 8 मिलीमीटर। चेक कर लें, 8 सेंटीमीटर, और ये मिलीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर। इसको भी मिलीमीटर में ले आते हैं, ये 80 हो जाएगा बेटा। ये मिलीमीटर में है ना, तो उसको भी मिलीमीटर में ले आते हैं, 80 मिलीमीटर। सेम यूनिट होनी चाहिए, कैंसिल हो जाएगा जी। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ रहा है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, यही आ रहा है जो प्रूफ करना था। रेडियन, आंसर रेडियन में आ जाएगा, ये प्रूव हो गया। अच्छा, उसके बाद कहता है, उसके बाद नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ द रॉड कॉजेज द थ्रेड टू ट्विस्ट। The torque in Newton meter required to twist the thread through an angle beta is given by the expression, ये आपको given है। Calculate the torque in the thread where L is positioned as shown. Torque निकालना है, तो बेटा ये torque कैसे आ जाएगा? T is equal to 9.3 into 10 power minus 10 multiply by beta, angle in radian, ये तो प्रूफ किया, ये 1.5 into 10 power minus 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 11। जी, आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एस एंड एल इज 6 सेंटीमीटर।
the mass of the sphere is 7.5 grams and the mass of large sphere is 1.3 kilograms. By equating the torque to the moment about the thread produced by gravitational attraction between two spheres, calculate the value of gravitational constant. अच्छा भाई, अब हो क्या रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका मोमेंट क्रिएट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मोमेंट पैदा हो रहा है जो उसको टॉर्क बैलेंस कर रहा है. देखो ना कॉन्सेप्ट क्या है, धागा यहां पर है इसके परपेंडिकुलर, यूं धागा ट्विस्ट हो गया जिससे टॉर्क पैदा हुआ है, वो इसके मूवमेंट के इक्वल है. ये सफीर इस पर यूं फोर्स लगा रही है ना, यूं फोर्स लगा रही है, फोर्स इन, ये पिवट बन गया आपका पिवट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टॉर्क. टॉर्क कितना आया था 1.4 इंटू 10 पावर -11, इतना ही था ना भाई. देखो ना ये इधर को टर्न कर रहा है और जो थ्रेड में टॉर्क आया है उसको वापस आना चाह रहा है. ये इक्विलिब्रियम में है, जितना इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही उसका क्लॉकवाइज टॉर्क है. और टॉर्क कितना है 1.4 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर है. इसको भी मीटर में चेंज लेना चाहिए, ओवर 100 हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए. अच्छा बेटा ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये फोर्स किसके इक्वल है, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. जी तो निकालना है ना. m1 कितना है, गिवन था आपको, वो मैसेज गिवन थे. एक का मैस था, मैसेज चेक करने पड़ेंगे मुझे याद नहीं है, 1.3 किलोग्राम्स. और एक का मैस था मेरे ख्याल से, एक भी चेक करने तो मैसेज 7.5 ग्राम्स. 1.3 m1 m2 कितने 7.5 ग्राम्स है ना, केजी में चेंज करने के लिए 10 पावर -3 आ जाएगा. जी एम एम ये एफ की जगह पे आ गया ओवर आर स्क्वायर. इनके दरमियान डिस्टेंसेस कितना है 6 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये 6 है ना, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस. 6 इंटू 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर है. ये फोर्स की जगह पे आ गया इंटू 8 इंटू 10 पावर -2, ये आ गया 8 इज इक्वल टू वॉट 1.4 इंटू 10 पावर -11. जी बेटा सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ रहा है, जी की वैल्यू आ रही है, जी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6.4 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो सब वैल्यूज डालनी है, ये करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा. Suggest why the total force between the spheres may not be equal to the force calculated by the Newton's law of gravitation. फोर्स इक्वल क्यों नहीं होगी भाई? बात ये है कि असल में ये लॉ तब अप्लाई होता है जब पॉइंट मैसेज हों. तो ये तो नहीं गिवन कि सारा का सारा मैस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. और दूसरी बात ये कि उनके दरमियान जो सेपरेशन होनी चाहिए वो रेडियस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ये लॉ तब अप्लाई होता है जब सेपरेशन बिटवीन मैसेज इज़ मच लार्जर देन सम ऑफ द रेडियाई, इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही. और ऑब्वियसली आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं आप. ठीक है, ये लिख देंगे. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज. हाँ जी पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 2 को. हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस वर्क. जब U सब्जेक्ट होता है ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, हीट सप्लाई करें या वर्क डन ऑन द सिस्टम करें. फॉर द सिस्टम व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव Q, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम. व्हाट इज मेंट बाय प्लस W, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. और वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क ये तो है ना, हीट ट्रांसफर इन टू द सिस्टम, हीट
ट्रांसफर्ड इन टू द सिस्टम, इसका ये मतलब होता है वर्क ऑन द सिस्टम is positive, means volume is decreased, means compressed, volume is decreased. पूरा बताएंगे. अच्छा भी आगे कहते हैं स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा यू. नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा यू के क्या मतलब होता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज, ये होता है ना चेंज इन एनर्जी. नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज. इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब होता है इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. अच्छा भाई नेक्स्ट प्लीज, अब आगे चलते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा. An ideal gas sealed in a container undergoes a cycle of changes. ये साइकिल ऑफ चेंजेस हैं. अच्छा भी आप कहते हैं ना साइकिल ऑफ चेंजेस होते हैं हीट इंजन में. ये हीट इंजन है, इसके दरमियान जो एरिया होता है वर्क डन के इक्वल होता है, और एक पूरे साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है. पूछ क्या रहा है आपसे? साइकिल है, आपको प्रेशर वॉल्यूम का वो गिवन है. एट पॉइंट ए द गैस हैज वॉल्यूम दिस मच, वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड प्रेशर दिस मच, ये भी लिखा हुआ है, एंड टेम्परेचर 300 केल्विन्स. द गैस इज कंप्रेस सडनली कंप्रेस किए सो दैट नो थर्मल एनर्जी एंटर्स और लीव द सिस्टम. ये एडियाबैटिक चेंज है ना. ड्यूरिंग द कंप्रेशन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 480 joules, so that at point B the gas has volume this much, pressure this much and temperature this much. हो गया. The gas is now cooled at a constant volume so that point B and C 1100 joules of thermal energy is transferred. कूल किया है तो ट्रांसफर आउट होगी ना. अच्छा बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे एट पॉइंट सी दिया हुआ है. फाइनली द गैस रिटर्न टू पॉइंट ए. स्टेट एंड एक्सप्लेन द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस फॉर वन कंप्लीट साइकिल. ए बी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों जीरो है? क्योंकि जब बॉडी दोबारा ए से चलकर ए पर आ गई है तो टेम्परेचर भी वही है, वॉल्यूम भी वही है और प्रेशर भी वही है. सब चीज़ें सेम हो गई हैं, बॉडी उसी स्टेट पर आ गई है. ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर सब चीज़ें वही सेम है. तो ये बता देंगे ज़ीरो है बिकॉज क्या है? टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर आर सेम. Calculate the work done on the gas during expansion from C to A. Work done on the gas from C to A. Work done on the gas from C to A. ये मिटाना पड़ेगा. Work done on the gas from C to A. Where is C? Where is A? ये C to A. अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? P डेल्टा V. प्रेशर कितना है यहाँ पे? 1.5 1.6 इंटू 10 पावर 5 इंटू वॉल्यूम V2 माइनस V1. दिस 2.4 या 24 कर लेते हैं. इसको भी 10 पावर माइनस 4 है ना, ये 10 पावर माइनस 3 है, तो उसको भी 20, इसको भी मैं 10 पावर माइनस 4 में ले आता हूँ. ये 24 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 8.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 ब्रैकेट में लिख के सॉल्व करेंगे. सॉल्व करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू आ रही है P डेल्टा V हमने लगाना ना, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम. और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. हमारा आंसर कितना आ रहा है? 240 joules. अब ये तो वर्क डन है ना, तो वर्क डन ऑन कितना होगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, नेगेटिव 240 joules. भाई वर्क डन तो P डेल्टा V से आ गया ना. अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हमें पता है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है. जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो बाय वाला पॉजिटिव होता है, ऑन वाला नेगेटिव होता है. तो माइनस 240 joules आ गया, माइनस 240 joules. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं?
कंप्लीट द चेंजेस A to B, B to C, C to A, चेंजेस कंप्लीट करनी है। अभी हमने वर्क डन निकाल लिया है, वर्क डन पॉजिटिव, ये -240 आया ना, B to C निकाला है ना, नहीं हमने कौन सा निकाला है, एक मिनट, फ्रॉम C to A, वर्क डन C to A निकाला, ये 240 आया है। अच्छा मैं टेबल ऊपर बना देता हूँ, -C to A -240 आया। अच्छा एकदम से जो कंप्रेस किया था वहाँ पे क्या हुआ था, एक मिनट, ये ऊपर बना लेते हैं, ये देखो मैं लिख दिया ऊपर, A to B प्लस Q जॉल्स में प्लस W। अभी एक मिनट बेटा, मैं ज़रा इसको लिख लूँ एक बार, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा, चेंज, यहाँ पे स्पेस स्पेस स्पेस, और ये टेबल बना हुआ है, अच्छा ये टेबल ऊपर लेके जा रहा हूँ, डायग्राम के पास इधर, ओहो नज़र नहीं आएगा, कहाँ लेके जाऊँगा नज़र आए, इधर रख लो, नीचे, नीचे भी नज़र नहीं आएगा, ऊपर ही करना पड़ेगा, डायग्राम के ऊपर देखो जगह है, ये भी नहीं है, चलो इसको ही देखते हैं। ये -240 लिखा हुआ है, इसको किसी और कलर से लिखता हूँ, आपको नज़र आए, ये पहले मिटाता हूँ उसको, -240। अच्छा भाई फ्रॉम A to B, A कहाँ B का है, A to B ऊपर जा रहे थे, A to B फ्रॉम जो चीज़ें पता ना वो लिख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम हीट कितनी ट्रांसफ़र की, फ्रॉम C to A, एक्सपेंशन की एकदम से। द गैस इज कंप्रेस सडनली, इट चेंजेस और लीव्स द गैस ड्यूरिंग द कंप्रेशन। द गैस इज कंप्रेस, एक मिनट, एट पॉइंट A द गैस इज वॉल्यूम दिस मच, प्रेशर दिस मच एंड टेम्परेचर दिस मच। ओके, द गैस इज कंप्रेस सडनली so that no thermal energy enters or leaves the system during the compression. The amount of work done is 480 joules. 480 joules. Amount of work done is 480 joules. 480 joules. V to A. हाँ जी, the amount of work done is 480 joules, so that at B the gas has volume this much, pressure this much or this much, और no heat enters or leaves the system. ये जीरो है, ये तो जीरो है, नो हीट एंटर्स और लीव्स। अच्छा ये तो A to B है ना, तो B to A क्या होगा, हम तो B to A बता रहे हैं, ये देखो नहीं A to B बता रहे हैं, A to B सॉरी, A to B, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस 480 है। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, द गैस इज नॉट कूल्ड एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन तो जीरो होगा, ये जीरो होगा। B to C, the gas is cooled at a constant volume, so between B and C 1100 joules of thermal energy is transferred. कूल कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव 1100 एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट पॉइंट C द गैस हैज प्रेशर दिस मच, टेम्परेचर दिस मच एंड गैस फाइनली। ठीक है, फिल करना है अब आपने। अच्छा तो अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो 480 आएगा, ये कितना आ जाएगा -1100, इन दोनों को जमा कर रहे हैं। और आपको पता है दिस प्लस दिस, इसको x कह दें, देखो A to B, B to C, C to A, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो ये इन सबको प्लस करके जीरो आना चाहिए, तो हम x निकाल लेंगे, x प्लस 480 माइनस 1100 शुड बी इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 1100 माइनस 480, 1100 माइनस 480, 0 2 और कितने रह गए 6, 620, ये 620 आ रहा है, x के लिए आ रही है 620, x वाली 620 आ रही है। अब ये क्या होगा फ्रॉम C to A, अब मुझे पता है इसको y कह देता हूँ, y प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, y प्लस -240 इज इक्वल टू 620, तो y इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 240 प्लस 620, इट गिव्स 068, 860।
ये आ जाएगा 860। चेक कर लें आप जी बेटा। ये तो गिवन था ना क्वेश्चन में यार, ये देखो यहाँ पे ये गिवन था क्वेश्चन, 480 जॉल्स एनर्जी है, ये 480 जॉल्स एनर्जी है, और एकदम से कर रहे हैं, ना हीट आई है ना हीट गई है, तो क्यू तो जीरो हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा। अभी आपने अपने पिछले पार्ट में निकाला था, सॉरी फ्रॉम बी टू सी कूल किया, तो हीट तो ट्रांसफर आउट होगी, और चूंकि वर्क डन नहीं है, वो वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है इस दौरान में, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए वॉल्यूम है ना, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है इस स्टेज पे बी टू सी, तो ये जीरो होगा। इन दोनों को जमा करेंगे, ये आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेट किया था, पी डेल्टा वी से, या नेगेटिव था, ठीक है। अच्छा, अब आपको होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम जीरो के इक्वल है, इससे एक्स निकाल लिया आपने, और फिर आपको होता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सॉल्व किया तो ये टेबल आ जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्प्रिंग इज हंग वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, अ मैस m इज हंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग। एक मैस m है, स्प्रिंग की लेंथ l है, ये मैस m है। द मैस इज डिस्प्लेड डाउनवर्ड एंड रिलीज, द सबसिक्वेंट मोशन ऑफ द मैस इज शोन, द वेरिएशन विद टाइम t, ये आपको नजर आ रहा है, और आपको नजर आ रहा है ये मोशन अनडैम्प्ड है, फ्री ऑसिलेशंस है, और उसकी मीन पोजीशन 12 है। ये मीन पोजीशन 12 पे अपवर्ड ऑसिलेट कर रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है? ये 12 है ना, 12.1 नहीं, ये 2 का गैप है, 12.2 12 हाँ, दरम्यान में 13 होगा, ये 14.2 14.4 14.5, ये 14.5 है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 14.5 माइनस 12.5, 4.5 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है। उसे पूछा नहीं हुआ, लेकिन मैंने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है वो आपसे? एट वन टाइम एट विच द मैस इज मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड से कब मूव कर रहा है? ये आपको क्या गिवन है? लेंथ। मैक्सिमम स्पीड से कब मूव कर रहा होता है? जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है, मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है। ये मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है, तो ग्राफ से पढ़ देंगे, मैक्सिमम स्पीड यहाँ से पढ़ देंगे, यही वाला पॉइंट दरमियान में है बिल्कुल, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। ये 0.1 सेकेंड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट। अच्छा भाई, उसके बाद नेक्स्ट हो गया, मैक्सिमम स्पीड बता दी आपने। नेक्स्ट क्या कहता है वो? वन टाइम एट विच स्प्रिंग हैज मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब उसकी लेंथ मैक्सिमम होगी, जब उसकी लेंथ मैक्सिमम होगी। ये लेंथ मैक्सिमम यहाँ पे 0 टाइम पे भी कह सकते हैं, और ये 0.4 पे भी कह सकते हैं। जब लेंथ मैक्सिमम है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यूज द डाटा टू कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 2 पाई ओवर टी। टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है इसका? कितने टाइम एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है? 0.4 सेकेंड्स में। तो टाइम पीरियड आ गया ओमेगा ओवर 0.4, 2 पाई ओवर 0.4, 16 रेडियन पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? एक्स नॉट ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड एक्स नॉट ओमेगा। ओमेगा कितना है? 16। एक्स नॉट कितना था? 4.5 सेंटीमीटर हमने निकाला था। 4.5 ओवर 100 इंटू 16, हम्म, 4.5 के 2.5, 14.5 था ना, तो 2. एक मिनट, मैंने एम्पलीट्यूड गलत तो नहीं निकाला? गलत निकाला जनाब। ये 12 है और ये कितना है? 14.5, तो ये कितना आएगा? 2.5, सॉरी एम्पलीट्यूड 2.5 है। 2.5 इंटू 16, या जो भी आपका एक्चुअल आंसर था ना, पीछे आपने राउंड ऑफ करके 16 लिखा था, आपका 15.7 यूज़ करेंगे बेसिकली।
मैक्सिमम स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, एक्स नॉट भी है ओमेगा भी है, हो जाएगा ये तो। ये आ रहा है 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, एक्स नॉट कितना है 2.5 ओवर 100, ओमेगा कितना है 15.7 यूज करें जो एक्चुअल आंसर आया था। ठीक है, ये 6.2 आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे कहते हैं नेक्स्ट, द mass m is now suspended from the two spring each identical to figure 3.1 as shown. Okay, suggest and explain the change if any of the period of the mass. A numerical answer is not required. उसके पीरियड को क्या होगा, अब उसका mass बढ़ गया है, तो जब mass बढ़ गया है, आपको पता है ना, जब दो स्प्रिंग पैरेलल लगाते हैं तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट जमा होके जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k हो गया। और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई √m/k। मैथ तो वही है, द मैथ m इज नॉट सस्पेंडेड फ्रॉम, मैथ वही है ना, चेक करो, मैथ वही है, सेम मैथ। तो t इज, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है, ये k से 2k हो रहा है, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज व्हाट, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना, तो ये डिवाइड होगा, ये क्या होगा, डिवाइड होगा √2 से, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इन टाइम पीरियड रिड्यूसेस, टाइम पीरियड क्यों रिड्यूस हो जाएगा, एज स्प्रिंग कांस्टेंट हैज इंक्रीज्ड, टाइम पीरियड रिड्यूसेस ग्रेटर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट, ये तो आसान क्वेश्चन था बच्चों वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ मीडियम। स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस क्या होती है, Z इज इक्वल टू रो इंटू C, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। इसको पूरा बता देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे। उसके बाद कहता है नेक्स्ट बेटा पढ़ लें, अ पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड I0 is incident on a boundary between two medias A and B, medium A, medium B, specific acoustic impedance A, ZA इसका specific acoustic impedance ZB, medium A, medium B, यहाँ पे intensity I0, यहाँ पे intensity transmitted. The two medias A and B has specific acoustic impedance ZA and ZB respectively. The intensity of the beam transmitted through the boundaries IT. State the ratio intensity of IT over I0. State how the ratio IT over I0 depends on relative magnitude of ZA and ZB. तो आपको पता है ना, जितना इन दोनों की Z में ज़्यादा डिफरेंस होता है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है और ट्रांसमिट कम होता है, और अगर इन दोनों में डिफरेंस कम होता है तो क्या होता है, ट्रांसमिट ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्ट कम होता है। फार्मूला होता है ना इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का IR ओवर I, वो क्या था, डिफरेंस ओवर सम का स्क्वायर। तो जितना इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और इन ट्रांसमिशन क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। जितना डिफरेंस कम होगा उतनी रिफ्लेक्शन कम होगी, जितना डिफरेंस कम होगा उतनी रिफ्लेक्शन कम होगी, उतनी ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी। तो उसको अगर स्टेटमेंट में बता देंगे, अब इसकी बात में करना, शो दैट द रेशियो डिपेंड्स ऑन, इस रेशियो की बात करनी है ना। हाँ, तो ये रेशियो क्या होती है आपको पता है ना, IR ओवर I प्लस IT ओवर I इज इक्वल टू 1, 1 के इक्वल होती है ना। तो IT ओवर I इज इक्वल टू 1 माइनस IR ओवर I, और इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये होता है। इसके बारे में बता देंगे आप तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसको यूँ, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा
तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्म Z2 ही हो जाएगी ना। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन ज़ीरो हो जाएगी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल टू Z2, ये Z2 के इक्वल होगी। और नीचे भी क्या होगी, Z2 के इक्वल होगी। ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, IR ओवर I 1 आ जाएगा। IR ओवर I जब 1 आ जाएगा तो IT ओवर I 0 आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सिमिलरली अगर ये आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगी, इन दोनों का एकॉस्टिक इम्पीडेंस सेम होगा तो ये 0 हो जाएगा। IR ओवर I ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब रिफ्लेक्ट होगी नहीं, सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो बेटा इसी को एक्सप्लेन करना है आपने, तो आसान था। द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ मीडियम B is 23. Calculate the thickness of the medium required to intensity to reduce 34% of initial, 34% रिड्यूस करनी है। फार्मूला क्या होता है आपका, I इज इक्वल टू I नॉट E पावर माइनस म्यू x निकालना है आपने। I क्या होना चाहिए, 34%। कैलकुलेट द थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड टू 34%। ये I क्या है, 34% ऑफ दिस। I is basically 34% of I naught, सिंपल 34 over 100 of I naught। तो सॉल्व कर लेते हैं, I की जगह पे ये लगा लें, 34 over 100 I naught इज इक्वल टू I naught E पावर माइनस म्यू x। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव बना लेना। 34 over 100 इज इक्वल टू 1 over E पावर माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस से प्लस हो जाएगा, 23x। उल्टा कर दें, E पावर 23x इज इक्वल टू 100 over 34। E उधर जाके लॉग बन जाएगा, ये हो जाएगा 23x इज इक्वल टू ln 100 over 34। सॉल्व करेंगे तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी। चेक करूँ मैं ज़रा, log of 100 divided by 34 bracket close, it gives divided by 23 0.047 meters, 0.047 meters। सॉल्व करेंगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, फॉर सिग्नल ट्रांसमिटेड along an optical fiber straight, what is meant by attenuation? Attenuation क्या होती है? It is gradual loss in power. Noise क्या होती है? The unwanted random powers, unwanted random powers or random signals, unwanted random powers added to the signals, unwanted random power added to the signal। 2 marks हैं, ज़्यादा बताएंगे। unwanted random powers added to the signal। The initial section of the transmitted lines of a signal from a telephone exchange is illustrated। टेलीफोन एक्सचेंज का सिग्नल है, एक्सचेंज 52 किलोमीटर्स, एम्पलीफायर गेन है 115 dB। The at exchange the input signal of the transmitted has power this much। At exchange the input signal to the transmission line, यहाँ पे at exchange the input signal to यहाँ पे इसकी पावर गिवन है आपको 2.5 into 10 power minus 3 watts। After signal traveled a distance 52 kilometer, the power signal is this much। Power of the signal, यहाँ पे जो सिग्नल की पावर है ना वो आ गई है 7.8 into 10 power minus 16 watts। The signal is then amplified। Calculate attenuation per unit length। Attenuation per unit length निकालनी है आपने। पहले निकालने loss in dBs is equal to 10 log बड़ी पावर और छोटी पावर। बड़ी पावर 2.5 into 10 power minus 3 divided by 7.8 into 10 power minus 16। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। फिर पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए लॉस इन dB पर यूनिट लेंथ,
इसका जो आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे 52 किलोमीटर पे। इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 52 किलोमीटर्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ करने के बाद ये आंसर को 52 पे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2.4 dB पर किलोमीटर। बेटा पहले ये निकालेंगे फिर इसको 52 पे डिवाइड कर, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2.4 dB पर किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट, गेन आपको गिवन है। द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज 115, कैलकुलेट द पावर ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। हाँ जी, आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर आपको याद चाहिए। अब आपको इनपुट पता है, ये इसकी इनपुट कितनी है 7.8 इंटू 10 पावर -16, और आपने यहाँ पे पावर आउट निकालनी है, गेन पता है आपको। तो गेन इन dBs किसके इक्वल होता है 10 log ऑफ P आउट ओवर P इन। सॉल्व करेंगे, ये 115 है पता आपको, ये इसकी जगह 115 लिख लेते हैं। ये 10 आके डिवाइड होगा तो जगह 11.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ P आउट ओवर 7.8 इंटू 10 पावर -16। ये लॉग तो जाके 10 बेस बन जाएगा, या इसका एंटी लॉग ले लें आप, ये हो जाएगा 11.5, ये 10 की पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू P आउट ओवर 7.8 इंटू 10 पावर -16। ठीक है बेटे, इसका पानी मैं अगला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ये पार्ट सॉल्व नहीं कर रहा, लिख यहाँ पे रहा हूँ, मैं अगला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। प्लीज डोंट से कि मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अगला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये हम नहीं सॉल्व कर रहे, हम क्या निकालने हैं, पावर आउटपुट निकालनी है, जिससे नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारा P आउट का आंसर आ रहा है 2.5 इंटू 10 पावर -4 वाट्स। 2.5 इंटू 10 पावर -4 वाट्स, तो 2.5 इंटू 10 पावर -4 वाट्स आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, इजी था ये तो। जी, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। हाँ जी, पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 6 को। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज अ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Two metal plates A and B are held at a distance d in a vacuum, as illustrated. दो plates हैं, उनके दरमियान distance ये है, ये P point है और ये X distance है. A plate A is earthed, plate B is a potential of plus V naught इसका potential है. Point P is situated in a center of the region between the plates at a distance X from the plate P. On figure 6.2, show the variation with X, the potential V from X0 to XD. Potential यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, प्लस V से यूनिफॉर्मली कम होगा. ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होती है. यहाँ पे E इज यूनिफॉर्म. हम बताइए E क्या होता है? E इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. E is what? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी. यहां से चलेगा यहां तक, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन D तक. स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट बनेगी. अच्छा, मुझसे स्ट्रेट नहीं बननी, आपने स्ट्रेट बनानी है. बना ली हमने स्ट्रेट लाइन. उसके बाद क्या कहता है वो? टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर M and N, एक M है और एक N है. M पे प्लस Q चार्ज है, N पे प्लस Q, दोनों पे इक्वल चार्ज लग रहा है. और ईच ऑफ रेडियस R इन अ वैक्यूम, देयर सेंटर्स आर एट अ डिस्टेंस D apart as shown. Each sphere has charge plus Q. The point P lies on the line joining the center of the two spheres and the distance y from the sphere and the distance y from the sphere. ये को P पॉइंट है, को डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं. On figure 6.4, show the variation with the electric potential at point P for the values from 0 to D. यहाँ तक कौन सी स्फीयर है? मेटेलिक स्फीयर है ना. यहाँ तक तो पोटेंशियल यूनिफॉर्म होगा, यहाँ भी पोटेंशियल यूनिफॉर्म होगा. उसके बाद मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी तो ग्रेडियंट 0 होगा। ये यूं करके ग्राफ बनेगा इस तरह का बेटा, इसका ग्राफ यूं बनेगा। आप ऐसे देखो ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बनता है ना। तो अगर आप इनका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाएं, ई और डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, राइट पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे 0 है, ये 0 के आता है और ये नेगेटिव होता है। ई का ग्राफ यूं बनता है। अब ये क्या होता है, ये होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, इसकी वैल्यू ज़्यादा तो ग्रेडियंट ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम हो रही है तो ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू 0 है तो ग्रेडियंट 0 है, इसके लिए नेगेटिव हो रही है तो ग्रेडियंट ऑपोजिट हो रहा है। तो देखो क्या है जी, सफियर यहाँ तक जहाँ तक मेटल चल रही है पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहेगा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, क्योंकि ई की वैल्यू मैक्सिमम है तो उसका ग्रेडियंट मैक्सिमम है। फिर ई की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। ई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 ग्रेडियंट है, 0 ग्रेडियंट है, यहाँ पे ई 0 है, मिडल में होगा। और फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये इस तरह को बढ़ेगा। देखो ना, ई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जाएगा। ई की वैल्यू नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, जहां तक उसका रेडियस चल रहा है, कहीं से भी शुरू कर दें। यहां तक ग्रेडियंट यूनिफॉर्म, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे मिडल पॉइंट, मिडल देख लीजिएगा कहाँ पे बनेगा, मिडल में मिनिमम कर दें, ये बनेगा। जी बेटा ठीक है, आगे चल रहे हैं प्लीज़। देखो मैं क्लास में करवाया करता था, आपको ये आ गया, मैं कहता था ग्राफ बनाने नहीं आएगा लेकिन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। यूज बैंड थ्योरी टू एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज एट टेम्परेचर राइजेस। इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर। इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर, जिसकी डोपिंग नहीं हुई होती, प्योर। यूज बैंड थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेस। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में बेटा बैंड्स होती हैं। ये होता है वेलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, ये और ये होता है बैंड गैप, मीडियन बैंड गैप होता है, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर इट इज फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, और ये ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो फिर क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं इधर होल्स रह जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो क्या बन जाती है, EHPs, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर फॉर्म्ड, चार्ज कैरियर्स आर फॉर्म्ड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा EHPs बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। 5 मार्क्स से ज़्यादा बताएंगे, आप लिख लिख के बता सकते हैं। हाँ जी, तो पहले बताएं जी, बैंड्स होते हैं जी, और किस पे, सेमीकंडक्टर में वेलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होता है, ये बैंड गैप होता है। एट लो टेम्परेचर पे ये जो है ना, ये फिल्ड होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और ये ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, तो जंप फ्रॉम वेलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड लीविंग होल्स बिहाइंड एंड EHPs आर फॉर्म्ड, कैरियर्स बन जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते जाते हैं, और क्या होता है बेटा, कंडक्शन बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस कम होती जाती है, ठीक है। मैं आता है, बैठ जाओ। तो पार्ट बी, द वेरिएशन विद टेम्परेचर T ऑफ द रेजिस्टेंस R ऑफ थर्मिस्टर इज शोन। इसकी R थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस, और ये आपको ग्राफ गिवन है, टेम्परेचर के साथ इसका ग्राफ गिवन है। पूछ क्या रहा है, द थर्मिस्टर इज कनेक्टेड इनटू अ सर्किट एज शोन। थर्मिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये थर्मिस्टर है, ये रेजिस्टर है। द बैटरी हैज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 9 वोल्ट and negligible internal resistance. When the temperature is 25, the potential difference between A and B is 1 volt.
जब टेम्परेचर 25 है, जब टेम्परेचर 25 है तो इधर वोल्टेज कितनी आ रही है, 1 वोल्ट, इधर 1 आ रही है. द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर चेंजेस फ्रॉम 25 टू 10. अब टेम्परेचर 25 से 10 डिग्री करते हैं. डिटर्मिन द टू सिग्निफिकेंट फिगर द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. आपने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ओके, अभी तो 25 डिग्री पे तो ये 1 है, इसको 1 मिल रहा है. अब 10 डिग्री पे कितना मिलेगा, पहले 10 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस चेक करें, फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के यहाँ की वोल्टेज निकालना है. 10 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ मैं. 10 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है. इसकी रेजिस्टेंस है 2.55, 2.5, 2.55, 2.6, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, जैसे 2.55 बार देख लें, 2.55 किलो ओम्स. इसकी रेजिस्टेंस है 2.55 किलो ओम्स. हाँ जी, इसकी रेजिस्टेंस है 2.55 किलो ओम्स. अब मैं इसकी वोल्टेज निकाल रहा हूँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल. वोल्टेज डिवाइडर रूल पता है ना आपको, V1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 ओवर R टोटल इंटू V टोटल. तो आ जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2.55 इंटू 9. सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज आ रही है, ये आ रही है 1.58 वोल्ट. अब चेंज कितना हुआ, पहले कितनी थी 1 वोल्ट, अब है 1.58 वोल्ट. तो चेंज कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस, 0.58 वोल्ट का चेंज आ रहा है. 0.58 वोल्ट का चेंज आ रहा है इसमें. अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट चेंज आ गया आपके पास. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, the temperature of the thermistor changes from 25 degree to 10 degree Celsius at a constant rate. Okay, state 2 reasons why the potential difference between A and B does not change at a constant rate. टेम्परेचर कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली चेंज नहीं हो रहा है. इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना यार. देखो ना, टेम्परेचर टाइम के साथ, यार वो कह रहे हैं कि ये ग्राफ बनाए ना हम, टेम्परेचर टाइम ग्राफ. सॉरी, ये अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाएं, टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ये लीनियरली चेंज हो रहा है. ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मतलब वोल्टेज क्यों नहीं लीनियरली चेंज हो रही, थर्मिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो लीनियरली क्यों नहीं चेंज हो रही. तो आप बोलेंगे टेम्परेचर तो लीनियरली चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन लीनियर नहीं है. टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग लीनियरली विद टाइम, विद टेम्परेचर. सॉरी, रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजेस लीनियरली विद टेम्परेचर. और जब रेजिस्टेंस लीनियरली चेंज नहीं हो रही तो पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज लीनियरली विद टेम्परेचर. दो रीजन होगी, चेंज इन रेजिस्टेंस लीनियर नहीं है तो चेंज इन पोटेंशियल भी वो भी लीनियर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ लीनियर नहीं बन रहा इसी तरीके से. और उसकी दूसरे की रीजन क्या है, एक तो ये रीजन होगी, change in resistance with temperature is not linear. और जब यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होगी तो ये जो वोल्टेज डिवाइड होकर यहाँ पर आती है, ये भी इसके साथ लीनियर नहीं होता. ये जो वोल्टेज का इसकी रेजिस्टेंस के साथ भी लीनियर रिलेशन नहीं है. इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलता है ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इस पे लीनियर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में डिवाइड हो रही है. अगर तो ये ना होता ना, फिर लीनियर बिहेवियर होता. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस का भी लीनियर बिहेवियर नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है. दो रीजन बता दूँ, एक तो रेजिस्टेंट टेम्परेचर जो है लीनियरली चेंज नहीं हो रही, और एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस के साथ भी लीनियरली चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर है ये. अच्छा बेटा, नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज, पढ़ लें जरा इसको. An electron is traveling in a vacuum with a speed of 3.7 into 10 power 7 meter per second.
द इलेक्ट्रॉन एंटर इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दिस मच। इलेक्ट्रॉन की स्पीड गिवन है और आपको फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है। इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री के एंगल पर आ रहा है। द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. When the electron enters the magnetic field, the component of velocity v in normal to the magnetic field causes the electron to follow a circular path. Calculate the value of v in. तो आपको पता है हमें इसके कंपोनेंट बनाने के लिए, ये 30 का एंगल है, ये कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा, ये v परपेंडिकुलर होगा, ये v नॉर्मल होगा। क्या हो जाएगा? v sin 30। v in किसके इक्वल होगा? v sin 30 v sin 30। v कितना है? 3.4 इंटू 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय sin 30। sin 30.5 होता है, sin 30 होता है, ये देखो 1.7 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद कहते हैं द रेडियस ऑफ द पाथ। रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस कैसे निकालते हैं? हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू mv और QB। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेटा शीट पे गिवन है आपको 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम्स, और चार्ज भी गिवन है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 किलोग्राम्स, और वेलोसिटी नॉर्मल कंपोनेंट वाला 1.7 लेंगे। वेलोसिटी कितनी लेंगे? 1.7 नॉर्मल कंपोनेंट, और बी भी गिवन। सारी वैल्यूज डाल देंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। कितने मार्क्स का है? 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का। 3 मार्क का तो डेरिवेशन भी दिखाएंगे। 3 मार्क्स हैं, तो पहले ये डेरिवेशन भी दिखाएंगे आया कैसे है। तो आप बोलेंगे द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू qvb। v से कट के r इज करेंगे और qb ये प्रूव किया, और फिर इसके बाद दिखाएंगे बेटा। तो ये 3 मार्क्स का आए तो ये डेरिवेशन दिखानी है आपको, बहुत दफा ये एग्जाम में। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ एनी एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन। तो अलोंग द डायरेक्शन पे कोई फोर्स नहीं होती, फोर्स लगती है पैरेलल पे फोर्स नहीं लगती। फोर्स का फॉर्मूला होता है QEB sin थीटा, sin 0 0 होता है। यूज द इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब द रिजल्टेंट पाथ। उसका रिजल्टेंट पाथ क्या बनेगा? उसका रिजल्टेंट पाथ ये बनेगा कि यूँ आ रहा है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे फोर्स लगे घूमता रहेगा, और दूसरा उसका पाथ ये इसका स्पाइरल पाथ हो जाएगा, स्पाइरल इम्पल्स। इसका जो पाथ बनेगा ना वो यूँ बनेगा, स्प्रिंग की तरह, हेलिकल शेप, स्पाइरल हेलिकल शेप। इस कंपोनेंट पे फोर्स लग रही है, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इसका पाथ कैसा बनेगा? हेलिकल शेप, हेलिक्स कॉइल, बिल्कुल ठीक है, ऐसी शेप है। ये वाला कंपोनेंट भी है ना, इस पे तो फोर्स नहीं लगी, दूसरा भी जाता रहेगा, घूमता भी रहेगा, और राइट पे भी जाता रहेगा, घूमता भी जाता रहेगा, राइट पे भी जाता रहेगा। अच्छा, भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। हाँ जी, द पार्ट ऑफ द सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर 9.1। ठीक है जी, 9.1 में हमें ऑपरेशन एम्पलीफायर नजर आ रहा है। ओके, a relay is connected to the output of amplifier so that the lamp may be switched on and off. Complete figure 9.1 to show the relay connected to the circuit. यहाँ पे relay दिखाना है। रिले का सिंबल है, और रिले की प्रोटेक्शन के लिए भी इसके पैरेलल आमतौर पर लगा देते होते हैं, ऑपोजिट होता है, इसकी टेल है ना, उसकी भी टेल होगी, प्रोटेक्टिव डायोड। ये नहीं भी शो करेंगे तो चल जाएगा, उससे रिले जरूर दिखाना। ये आप प्रोटेक्टिव डायोड नहीं भी दिखाएंगे रेड वाला तो काम चल जाएगा। State and explain whether the output of the amplifier is positive or negative for the lamp to be switched on. आउटपुट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? हेड कनेक्टेड है, करंट यू पास होना चाहिए, अर्थ से यू पास होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। आउटपुट नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव है, करंट यू पास होगा। आउटपुट नेगेटिव होगी तो करंट पास होगा,
और ये एक्टिवेट होता है, तो आउटपुट मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा भी नेक्स्ट, state a device that could be used so that circuit indicate the change in the bending of rod. State the device that could be used for the circuit to indicate the change in bending of the rod. Bending किससे related है? Stress से, extension से, strain से, तो strain gauge. A level of daylight to sit on. Daylight के लिए कौन सा होगा? LDR. मजे के क्वेश्चन थे, बताओ जी भाई। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। हाँ जी, क्या कहते हैं? स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद आपको एक ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसके टर्न्स गिवन है आपको, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा है। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज एन अल्टरनेटिंग करंट, देयर इज अ करंट इन लोड। तो बताएंगे पूरी इसकी कहानी। क्या होगा? यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जिससे इसकी पोलैरिटी अभी ये होती है तो फ्लक्स में एंटर होता है, फिर इसकी पोलैरिटी ये होती है, करंट डायरेक्शन चेंज होगी तो पोलैरिटी चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेट करेगा थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर। और यहाँ पे क्या होगा? लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये पूरी आपने ट्रांसफार्मर की कहानी बता देनी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद the primary coil has 2700 turns, the secondary coil has 450 turns. The EMF applied across the primary coil is this much expression. The EMF is measured in volt and time. Calculate the root mean square of EMF induced in the secondary coil. Secondary coil में जो root mean square voltage होगी वो बताएं। प्राइमरी कॉइल की पीक वैल्यू आपको बताइए। तो पीक वैल्यू होती है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट की वैल्यू है, ये प्राइमरी की है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंडरी की वोल्टेज और प्राइमरी की वोल्टेज, सेकेंडरी के टर्न्स और प्राइमरी के टर्न। पहले पीक वोल्टेज निकाल लेते हैं। VS VP कितनी है? 220। NS सेकेंडरी के टर्न्स कितनी है? 450। 2700। 0 0 से कट गया। 9 5s are 45, 9 3 6। वोल्टेज 1/6 हो रही है। VS कितनी हो रही है? 220/6। ये पीक वोल्टेज है। VRMS V नॉट और √2। V नॉट ये आ गया 220/6 और √2। हाँ जी, सॉल्व करके देख लें। ऑलमोस्ट 26 वोल्ट आ रही है, 26 वोल्ट आ रही है। आसान क्वेश्चन है। अच्छा भी नेक्स्ट, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोटोन। फोटोन क्या होती है? इट इज एन एनर्जी पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे कहते हैं अ स्टेशनरी कोबाल्ट 60 न्यूक्लियाई एमिट्स गामा फोटोन विद एनर्जी दिस मच। आ गामा फोटोन विद एनर्जी दिस मच। कैलकुलेट द गामा फोटोन की एनर्जी, वेवलेंथ निकालिए। एनर्जी पता है आपको? हाँ, न्यूक्लियस एमिट्स गामा फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच। E इज इक्वल टू hc/लैम्डा। लैम्डा निकालना। लैम्डा इज इक्वल टू hc/E। H 6.63 इंटू 10 पावर -34। C क्या होता है? 3 इंटू 10 पावर 8। एनर्जी कितनी है? 1.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन 1.6 इंटू 10 पावर -19। सॉल्व करेंगे तो बेटा वेवलेंथ आ जाएगी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में 11।
ये आंसर आ रहा है 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 12, 1.05 into 10 power minus 12 meters. Show that the momentum of photon is this much. इसका momentum निकालना है. Momentum. तो de Broglie wave lambda is equal to h over p होता है. तो p is equal to what? h over lambda. h ही पता है, lambda भी पता है. 6.63 into 10 power minus 34 divided by 1.05 into 10 power minus 12. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.3 into 10 power minus 22. ठीक है जी, आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट, यूज योर इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कोबाल्ट न्यूक्लियाई व्हेन गैमा फोटोन इज एमिटेड. तो बेटा जब गैमा फोटोन एमिट होगा, जब ये कोबाल्ट न्यूक्लियस है, जब उससे गैमा फोटोन एमिट होगा, तो जितना मोमेंटम ये कोबाल्ट न्यूक्लियस है, अब गैमा इस तरफ को जाएगा तो ये उतनी मोमेंटम से इस तरफ को जाएगा. तो चेंज इन मोमेंटम इसका उतना ही होगा जितना उसका है. तो मोमेंटम पता है, मोमेंटम क्या होता है? मैस इनटू वेलोसिटी. इसका मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में गैमा फोटोन के मोमेंटम के इक्वल होगा. गैमा फोटोन का मोमेंटम कितना? 6.3 इंटू 10 पावर माइनस 22. मैस ऑफ कोबाल्ट पे 60 न्यूक्लियॉन्स हैं. एक न्यूक्लियन का मैस कितना होता है? 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू वी. सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आता है, ये आ रही है 6.3 इंटू 10 पावर 3 ऑलमोस्ट. बेटा कैलकुलेटर ले, मैं मार्किंग स्कीम से देख के बता रहा हूँ आंसर. मेथड ये में कैलकुलेटर नहीं. तो 6.3 इंटू 10 पावर 3 आंसर आता है. ठीक है, आगे चल रहे हैं प्लीज. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड टू टेक देम टू इंफिनिटी. सम ऑफ द मैसेज आर शोन. प्रोटॉन का मैस गिवन है, न्यूट्रॉन का मैस गिवन है, लेंथनम का मैस गिवन है, लेंथनम का मैस गिवन है. कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लेंथनम. लेंथनम की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. ओके, लेंथनम में क्या है? 157 प्रोटॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे? 141 माइनस 57, 4 और 84 न्यूट्रॉन्स हैं. ओके, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस मच. इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालिए. बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, कितने मास है प्रोटॉन्स? 57 इंटू दिस मच, 1.007 प्लस न्यूट्रॉन्स 84 इंटू 1.009 माइनस 140.911. ये तो यूनिफाइड एटॉमिक मास में आएगा, तो केजी में चेंज करने के लिए इंटू नजर नहीं आएगा वाइट से 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम में आंसर आ जाएगा. अच्छा बेटा, मास डिफेक्ट आ गया किलोग्राम में, फिर आप फार्मूले में डाल दीजिए. मास डिफेक्ट की वैल्यू फार्मूले में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा. मास डिफेक्ट आ रहा है 1.244 U. यूनिफाइड एटॉमिक मास इतना आएगा और फिर केजी में हमने केजी में निकाल लिया ना, उसको उससे मल्टीप्लाई कर लिया, केजी में आंसर आ जाएगा. और यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे डेल्टा एम और सी स्केल स्पीड ऑफ लाइट, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, मुश्किल नहीं. अच्छा, अगला पार्ट. द न्यूक्लियर लेंथनम हैज हाफ लाइफ 3.9 hours. Initially, radioactive source contains only lanthanum. The initial activity of source is A0. Calculate the time
फॉर द एक्टिविटी टू बी रिड्यूस टू 0.48. तो टाइम निकालो. A इज इक्वल टू A नॉट e पावर माइनस लेमडा टी. ये कितना करना है? 0.40 A नॉट. A नॉट e पावर माइनस लेमडा 0.693 ओवर टी हाफ लफ कितनी 3.9 आवर्स. आवर्स भी लेंगे इंटू टी. ए से कट गया. ये उधर आके नेचुरल लॉग बन जाएगा. एल एन 0.4 इज इक्वल टू माइनस दिस थिंग. आंसर माइनस में आएगा. सॉल्व करेंगे टी के लिए, इसको कैलकुलेटर पे रख के सॉल्व कर लेंगे. तो हमारा आंसर आ रहा है 5.2 आवर्स. 5.2 आवर्स. ठीक है. नहीं आसान था बहुत. नेक्स्ट पेपर आसान लगा मुझे, मुश्किल तो नहीं लगा था. So that's why the total activity measured in time may be greater than this. अच्छा भैया क्यों हो सकती है? स्टेटेड एक्टिविटी हो सकता है कि जो नई चीज़ बन रही हो वो भी रेडियो एक्टिव हो, और उसकी भी आ रही हो, और बैकग्राउंड रेडिएशन से भी आ रही होती है. जो डॉटर में भी रेडियो एक्टिव और रैंडम नेचर ऑफ एक्टिविटी. ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से हो गया पेपर, फिर रह गया. यस डन. थैंक यू बेटा.